हेलो बच्चों, अब अगला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। वनों में वन्य जीवों का क्या होता है? प्राकृतिक आवास पाया जाता है। वन्य जीव कहाँ रहते हैं? वनों में होते हैं। और इनका आवास बनाया जाता है हम लोगों की तरह? नहीं ना बनाया जाता है। हम लोगों का आवास क्या है? मानव निर्मित है। इनका आवास क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा प्रदत्त। पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ की डालियों पर जैसे पक्षियाँ घोंसला बना के रहती हैं, और ये जंगली जीव भ्रमण करते रहते हैं वन में। तो इनका क्या कहा जाएगा कि इनका प्राकृतिक आवास रहता है। कहाँ रहता है? वनों में रहता है। और वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनका यानी वन्यजीवों के आवास तथा उनकी भोजन सामग्री कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? मानव के हस्तक्षेप के कारण। अब मनुष्य क्या कर रहा है? वनों में जा कर के औद्योगिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, वनों की कटाई कर रहा है। तो इनसे क्या हो रहा है? जो वन्यजीव हैं उनके आवास और भोजन सामग्री में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कारण क्या है? मानव हस्तक्षेप। तो और इस कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा अनेक लुप्त होने के निकट आ गई हैं। मतलब इनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः इन्हीं संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए, मतलब ये लुप्त न हो, इनको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता होती है। किसके लिए? अनेक वन्य जीव प्रजातियां जो लुप्त हो गई हैं तथा अनेक इस रेखा के निकट पहुंची हैं, इन्हें बचाने के लिए क्या होता है? वन जीव संरक्षण की आवश्यकता होती है। विश्व भर में अनेक युक्तियों को अपनाया जा रहा है। मतलब नियम, बहुत सारे नियम लगाए जा रहे हैं वनों को, वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए, जिसमें से है वन्य जीव अभयारण्य, चिड़ियाघरों की स्थापना, राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदि। इस क्रम में विश्व का प्रथम नेशनल पार्क अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में। कौन सा पार्क? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और कब किया गया? 1872 में। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम वर्ष 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण की कहानी की रूपरेखा तैयार करता है। इसका काम क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इस पर यह कार्य करता है। कौन करता है बच्चों? 1872 का जो अधिनियम बना हुआ है, वन्य प्राणी अधिनियम, वही क्या करता है? वन्य जीवों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और भारत के प्रथम नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1936 में की गई। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी संकटग्रस्त पशु में आ रहा है। इसके संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और बाघों का अतिशय शिकार किया गया, इसलिए इनकी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। तो इनको बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई। इसके अतिरिक्त भी अनेक योजनाएं वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो बच्चों,
अब आपके समझ में आ गया होगा कि वन्य जीवों को क्यों संरक्षित रखना चाहिए। अगला टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। तो वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकीय विविधता बनी रहती है, क्योंकि वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पारिस्थितिकीय विविधता यानी भिन्नता बनी रहती है, जिससे जल, मिट्टी, वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः निर्माण होता रहता है। जल, जैसा कि हमने बताया कि पेड़ क्या होते हैं, मानसून के वाहक होते हैं, तो इस प्रकार जल बनाने में सहायक होता है वन। फिर मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी कैसे बनती है, जीवाश्म के द्वारा, सड़े गले वनस्पतियों से मिट्टी बनती है, तो इस प्रकार वन भी मिट्टी बनाने में सहायक हैं। और वायु, वायु किससे मिलता है, पेड़ों से ही मिलती है हवा ना। वायु जो हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। तो ये जो आवश्यक घटक हैं इनका सृजन कौन करता है, यानी पुनः निर्माण कौन करता है, वन करता है। तो इसलिए 1960 से 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग उठाई। अतः भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1972 को लागू करके वनों एवं वन्य जीव संरक्षण पर के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को बचाना, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण करना तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। क्या क्या किया गया, सबसे पहले शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, वन्य जीवों आवास का कानून रक्षण किया गया, यानी कि उस क्षेत्र की कटाई नहीं की जाएगी जहाँ पर वन्य जीवों का आवास है, और कानूनी संरक्षण दिया गया, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ने इनके संरक्षण को, इनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया गया, अर्थात जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, पशु विहार। जैसे कि बौद्ध भिक्षु जब रहते थे जहाँ पर, वहाँ की क्या बोला जाता था, उनके निवास स्थान को विहार बोला जाता था। तो इसी तरह से पक्षी और पशु जहाँ पर रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, पशु विहार। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य क्या था, गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों का रक्षण करना, यानी सुरक्षा प्रदान करना। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल में रहने वाले, लवणीय जल में यानी खारे जल में रहने वाले, और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण एवं आंशिक प्रतिबंध लगाकर इन्हें कानूनी संरक्षण दिया गया। कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1980 और 86 के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंग मतलब भौरा होता है, और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। वर्ष 1991 में पौधों की 6 प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया गया। अर्थात भारत में वन और वन जीवों का, जिनमें कि जो जीव
विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, उनको बचाए रखने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित केंद्र स्थापित किया गया और अभयारण्य स्थापित किए गए जिसमें कि इनको रखा गया है। अब है अगला टॉपिक, वन संरक्षण के प्रयास, जो कि इस प्रकार है, हमने लिखा हुआ है। वन संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जैसे वन नीति की घोषणा वर्ष 1952 में वन नीति निर्मित की गई। वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया। वन नीति के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 33% भाग पर वन होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया है। और इसमें एक और प्रावधान है कि वन नीति के अंतर्गत मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण और मरुस्थलीकरण को रोकने का भी प्रयास किए जाएंगे। भूमि के निम्नीकरण पर सामाजिक वानिकी के द्वारा वनावरण में वृद्धि की जाएगी, यानी कि व्यापारिक जो वृक्ष होते हैं उनको लगाया जाएगा और इस प्रकार से वृक्षों का बेल्ट लगा करके मृदा अपरदन को रोका जाएगा, जैसा कि हमने भूमि संसाधन के अंतर्गत आप लोगों को समझाया है। और वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयास भी किए जाएंगे। किसके लिए? वन लगाने के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयास भी किए जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयासरत है। हर जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। सरकार द्वारा फ्री में वृक्ष बांटे गए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों पर, सभी जगह रोड पर सरकार क्या करती है? वृक्षों को लगवाती है। किस लिए लगवाती है? इनका संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए। और वन महोत्सव वर्ष 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी ने आरंभ किया। भारत में आज भी प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या है बच्चों? कि जनता वृक्षों के प्रति जागरूक हो, वृक्षों की उपयोगिता को समझे, वनस्पतियों की उपयोगिता को समझे और इन्हें लगाने का प्रयास करे। अगला है वन आयोग की स्थापना। वन संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करने के लिए 1965 में की गई। वन अनुसंधान संस्थान यानी केंद्र की स्थापना, रिसर्च सेंटर है यह, देहरादून में की गई, जिसमें कि वन संबंधी शोध किए जाते हैं, यानी रिसर्च किया जाता है। यह भारत का पहला वन कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्रीन इंडिया मिशन 1914 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि ग्रीन इंडिया मिशन देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु 1914 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत वातावरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर पर क्या रहेगा? वन लगाया जाएगा। अब है वन संरक्षण के उपाय। तो वन संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाया जाए, इनके अधिकाधिक दोहन पर रोक लगाया जाए, अर्थात इनके अधिकाधिक प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। और वनों के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। वन संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। वनों की रक्षा कर उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना वन संरक्षण
कहा जाता है। और इसके दो प्रमुख जो हैं उपाय हैं जिसके द्वारा हम इन्हें संरक्षित कर सकते हैं, जैसे वनों का अवैध दोहन न करना और खाली पड़ी भूमि पर पुनः वृक्षारोपण करना तथा वनों को आग से बचाना। तो इस प्रकार हम वन का संरक्षण कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण या जैव संरक्षण। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा रक्षण की कानूनी रूपरेखा को तय करता है। वर्ष 1991 में इसमें संशोधन किया गया। देश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव विहार, नेशनल पार्क तथा बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। वर्ष 1992 में पर्यावरण संरक्षण हेतु नीतिगत दस्तावेज जारी किया गया। वर्ष 2006 में पर्यावरण नीति घोषित की गई और बाघ को देश का राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो बच्चों, हम इस प्रकार से देखते हैं कि वनों के विभिन्न प्रकार के संरक्षण के उपाय करके हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि वन क्या है? वन जीवों का आवास है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास है और जीव जंतु जो है पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वनों पर विभिन्न प्रकार के आधारित उद्योग धंधे हैं जिनसे कि असंख्य लोगों की रोजी रोटी चलती है। और तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, राजस्व की प्राप्ति के लिए और आय प्राप्ति के लिए वनों का संरक्षण करें। और वनों को जो है उपनिवेश काल में काफ़ी हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजी सरकार ने केवल कच्चे माल के दोहन के लिए जो है एक प्रकार के वृक्षों को लगाना शुरू किया, जिससे कि अन्य प्रकार के वृक्ष नष्ट हो गए थे। फिर भारत आज़ाद हुआ और वन्य जीव प्राणी जो विलुप्त हो रहे थे उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने, जैसा कि हम अभी बताए हुए हैं। तो वन तथा वन्य के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। हमें भी व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए और वृक्षों की कटाई नहीं होनी चाहिए। इन सब कार्यों को करके हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं। वन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इनकी आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ और पर्यावरणीय लाभ को देखते हुए ही इन्हें क्या कहा जाता है? हरा सोना यानी अमूल्य निधि कहा जाता है। तो बच्चों, आइए हम लोग मिल करके यह कसम लेते हैं कि वनों का विनाश होने से बचाएंगे। हम भी पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे।